नमस्ते प्रणाम। एक शहर था मुंबई। एक समय था 1970 का दशक और एक समाज था, ऐसा समाज जिसमें जाति एक ऐसा जहर थी जो इंसानों को इंसान नहीं समझता था। गांव में दलितों को पीटा जाता था, शहरों में उन्हें गालियां दी जाती थी और कानून बस चुपचाप रहता था। बाबा साहेब आम्बेडकर के जाने के बाद जैसे पूरी क्रांति की लौ बुझ गई थी, लेकिन कोई जानता नहीं था कि उस बुझती हुई राख में एक नई चिंगारी सुलग रही थी। एक ऐसा आंदोलन जन्म ले रहा था जो भारत के दलित समाज की तकदीर बदलने वाला था, जिसका नाम था दलित पैंथर आंदोलन। 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन दलितों को आजादी नहीं मिल पाई। कहने को लोकतंत्र आया, लेकिन गांव की गलियों में दलित अब भी वहीं अछूत बना रहा। बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान दिया, आरक्षण की व्यवस्था दिया, लेकिन 1956 में जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तो ये साफ संदेश था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश नहीं बची। 1956 के बाद दलित आंदोलन जैसे बिखर सा गया। डॉक्टर अंबेडकर कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। उन्हें मधुमेह, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और कमजोर दृष्टि जैसी समस्याएं थी। इसके अलावा उन्हें नींद न आने और शरीर में लगातार थकावट की शिकायतें भी रहती थी। 1954 में उन्हें मधुमेह ने बहुत कमजोर कर दिया था। 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनका स्वास्थ्य और भी गिरता गया। 6 दिसंबर 1956 को सुबह वे अपने बिस्तर पे मृत पाए गए। डॉक्टरों के अनुसार उनकी मृत्यु नींद में ही हृदय गति रुक जाने से हो गई थी। राजनीतिक दलों ने दलितों को वोट बैंक समझ लिया, लेकिन उनका जीवन सुधारने के लिए कुछ नहीं किया और इसी अन्याय के माहौल में 1970 तक महाराष्ट्र में दलित युवाओं के मन में आग जलने लगी थी। 1972 में मुंबई की सड़कों पे अचानक एक नाम गूंजने लगता है, दलित पैंथर। ये नाम एक आग की तरह फैल जाती है। कोई नहीं जानता था कि ये कौन है, कहां से आए हैं, लेकिन उनके पोस्टर, उनके नारे, उनकी कविताएं सबको हिला रही थी। नामदेव ढसाल एक तेजस्वी कवि थे। राजा ढाले एक आक्रोशित लेखक थे। जयंत पवार एक विद्रोही नाटककार थे। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो जातिगत व्यवस्था को ललकार रहा था। इन्होंने अपना नाम रखा दलित पैंथर, क्योंकि ये अमेरिका के ब्लैक पैंथर आंदोलन से प्रेरित थे, जहां अश्वेत लोग अपने हकों के लिए लड़ रहे थे। अमेरिका में अश्वेत लोग यानी अफ्रीकी अमेरिका अपने हकों के लिए इसीलिए लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें लंबे समय तक गुलाम बनाया गया, सिर्फ नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया और भेदभाव किया जाता था और उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। उसी लड़ाई को अश्वेत लोग यानी अफ्रीकी अमेरिका लोग लड़ रहे थे। दलित पैंथर 8 जुलाई 1972 को इस संगठन का औपचारिक ऐलान किया गया, लेकिन ये सिर्फ एक संगठन नहीं था, ये एक चेतावनी थी। दलित अब सहन नहीं करेगा। 1973 में दलित पैंथर ने अपना घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी किया। ये मैनिफेस्टो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, ये एक क्रांति का ब्लूप्रिंट था। इसमें कहा गया, जाति व्यवस्था का नाश करो और दलितों पे अत्याचार करने वालों को कड़ा दंड दो। सभी शोषित वर्गों, दलित, आदिवासी, मजदूर, महिलाएं, सब एक हो जाओ। दलित पैंथर ने अम्बेडकरवाद, मार्क्सवाद और फुलेवाद को मिलाकर एक नई विचारधारा गढ़ी, क्रांतिकारी दलित चेतना। 1974 से 1977 के बीच दलित पैंथर आंदोलन ने अपना सबसे उग्र रूप दिखाया था। महाराष्ट्र के बीड़, परभड़ी और औरंगाबाद जैसे इलाकों में दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहे थे। दलित पैंथर के कार्यकर्ता इन घटनाओं के खिलाफ सड़कों पे उतर आते थे। पुलिस लाठीचार्ज करती, गिरफ्तारी होती, लेकिन दलित पैंथर रुकते नहीं थे। 1974 के परभड़ी दंगे में दलित पैंथर ने पहली बार सीधा मुकाबला किया था। गांव में हो रहे अत्याचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। राजा ढाले और नामदेव ढसाल खुद मौके पे गए, मीडिया को बुलाया और सच्चाई को सामने लाया। 1975 में इमरजेंसी लगी और तब सरकार को लगा कि शायद ये आंदोलन दब जाएगा, लेकिन नहीं, दलित पैंथर ने अंडरग्राउंड रहकर काम जारी रखा। कभी कविता के जरिए, कभी स्टेज नाटक के जरिए और कभी सीधे विरोध प्रदर्शन के जरिए। दलित पैंथर सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, ये एक सांस्कृतिक विस्फोट था। नामदेव ढसाल की कविता गोल पीठा ने साहित्य की दुनिया में तहलका मचा दिया। उनकी कविताओं में मुंबई की दलित बस्ती की गंध थी, पीड़ा थी, गुस्सा था और बदलाव की ललक भी थी।
दलित पैंथर के सदस्य नाटक, कविता, गाना, लेख, अखबार हर माध्यम से लड़ाई लड़ते थे। वे कहते थे कि जब संविधान सुना नहीं तो अब आवाज गूंजेगी। 1978 आते आते आंदोलन के भीतर फूट की खबरें आने लगी। एक तरफ नामदेव ढसाल जो शिवसेना के करीब जा रहे थे, दूसरी तरफ राजा ढाले और दूसरे सदस्य जो इसे धोखा मानते थे। विचारों में मतभेद, राजनीतिक झुकाव और संसाधनों की कमी के चलते दलित पैंथर धीरे धीरे बिखरने लगा। 1980 के दशक में यह आंदोलन बहुत कमजोर हो गया, लेकिन इसका असर खत्म नहीं हुआ। हालांकि संगठन के तौर पे दलित पैंथर का विघटन हो गया, लेकिन उसकी चिंगारी कई नए आंदोलनों में चलती रही। 1989 में केंद्र सरकार को SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम पास करना पड़ा, जो दलित पैंथर जैसे आंदोलनों का ही परिणाम था। आज कई दलित संगठन, लेखक, कलाकार, राजनेता सब कहीं न कहीं दलित पैंथर की सोच से प्रेरित है। जैसे भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, अनूप कुमार का दलित कैमरा, जय भीम आंदोलन, ये सभी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि दलित पैंथर कोई संगठन नहीं था, वो एक भावना, एक जागरण, एक क्रांतिक चेतना थी। आज भी जब कोई दलित बच्चा स्कूल में जाति के नाम पे अपमान झेलता है, जब कोई लड़की मंदिर में घुसने पे रोकी जाती है, जब कोई दलित युवक अपने अधिकार के लिए आवाज उठाता है, तो कहीं ना कहीं एक नया पैंथर जन्म लेता है। दलित पैंथर आंदोलन ने सिखाया कि चुप रहना अब अपराध है, अगर जिंदा रहना है तो लड़ना होगा। और ये लड़ाई सिर्फ दलितों की नहीं, हर उस इंसान की है जो न्याय, बराबरी और सम्मान चाहता है। बाकी इस दलित पैंथर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, इस वीडियो में अपना दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।